बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्न मैथ एंड फन में आप सबको खुशामदीद। आज इस वीडियो में क्लास 8 की मैथ के चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड अलजबरा के बारे में हम बात करेंगे। इसमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे इस टॉपिक का नाम है अलजबरा। इसके साथ साथ आज हम सीखेंगे कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, टर्म्स किस तरह बनते हैं। आगे भी इसमें बहुत कुछ हम सीखेंगे। तो टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले या टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। पहले ये कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन तमाम टॉपिक्स के जिन टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर किया गया है इन तमाम टॉपिक्स के टाइम स्टैम्प्स भी मौजूद हैं। तो आप लोग अगर कोई टॉपिक डायरेक्ट सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर इस टॉपिक के सामने टाइम पर क्लिक करके वहाँ से डायरेक्ट वो टॉपिक भी आप लोग सीख सकते हैं। दूसरी है कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप्स का लिंक भी मौजूद है। आप लोग वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में पिछली वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तीसरी और ज़रूरी बात ये करनी है कि तकरीबन 91% लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। मतलब ये कि तकरीबन 91% लोग मेरे वीडियोज़ देखते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरी इन 91% लोगों से भी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी दबा दें। ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे सिर्फ ये होगा कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा और आप लोग मेरी वीडियो देख सकेंगे और कुछ ना कुछ सीख सकेंगे। और सबसे आखिरी बात मैं आप तमाम व्यूअर्स और दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह पहले आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करके और स्पेशली मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स करते थे, अब आप लोगों ने लाइक, कमेंट और शेयर करना छोड़ दिया है। तो मैं आप सब व्यूअर्स और दोस्तों से यही कहूँगा कि आप लोग लाइक, शेयर और मेरी हौसला अफजाई के लिए कम से कम कमेंट कर दिया करें, क्योंकि आप लोगों के ऐसा ना करने से एक तो हमारे चैनल की रेटिंग बहुत नीचे जा रही है, जिससे हमारा चैनल ग्रो नहीं कर रहा और हमारे चैनल पर अब पहले जैसे व्यूज़ और ट्रैफिक वगैरह नहीं आ रहे। और दूसरा मुझे ये लगता है कि मेरी मेहनत अब कुछ रंग नहीं दिखा रही और शायद आप लोगों को कुछ भी सीखने को नहीं मिल रहा। तो आप तमाम दोस्तों और व्यूवर्स को, यानी 100% जो मेरे दोस्त और व्यूवर्स हैं, जो मेरी वीडियोस तो देखते ही हैं और कुछ ना कुछ सीखते भी हैं, तो साथ साथ वीडियोस को पूरा देख लिया करें और लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कर दिया करें। और जो बाकी के 91% दोस्त और व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो वो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल का बटन भी दबा दें। और ये सब कुछ फ्री में और एक दफ़ा ही करना होगा, लेकिन इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि हमारा चैनल फिर से ग्रो करना शुरू हो जाएगा और मुझे मेरी मेहनत का भी सिला मिल जाया करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के हमारे टॉपिक में सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है अलजबरा। यानी पहले हम ये देखेंगे कि सीक्वेंस और अलजबरा में अलजबरा होता क्या है और किस चीज़ की क्या क्या उसमें शामिल होते हैं। अलजबरा इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड अलजबर। यानी अलजबरा का जो लफ्ज़ है ये अरबी के लफ्ज़ अलजबर से निकला है, विच मीन्स कंप्लीशन और रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स। यानी इसमें हम क्या करते हैं कि कोई चीज़ मुकम्मल कर लेते हैं या जो हिस्से होते हैं, मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, उनको एक जगह पे हम लोग दोबारा से जोड़ देते हैं। अलजबरा इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग symbol and letters to represent number and quantities in equations and formulas। यानी अलजबरा जो है मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग सिंबल और लेटर को इस्तेमाल करके नंबर और क्वांटिटीज़ को इक्वेशन में और फार्मूलाज में शो कर सकते हैं। Algebraic notation has many practical uses, particularly in finance, science, engineering, economics and more। यानी अलजबरा जो है इसको हम लोग इसके जो नोटेशंस होते हैं, इसके जो सिंबल्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, इनको हम मुख्तलिफ़ जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, पर्टिकुलरली स्पेशली फाइनेंस में, साइंस में, इंजीनियरिंग में, इकोनॉमिक्स में और बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अलजबरा इज़ अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स दैट हेल्प रिप्रेजेंट प्रॉब्लम्स और सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यानी अलजबरा एक ऐसी शाख है मैथमेटिक्स की, एक ऐसा हिस्सा है
जिसमें हम रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं या सिचुएशंस जो होती हैं वो हम लोग क्या करते हैं मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस के ज़रिए उसको हम लोग शो कर सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर यूज्ड टू फॉर्म ऑफ मीनिंगफुल मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ऑपरेशन का मतलब जो हम लोग ज़रब, तकसीम या जमा या माइनस वगैरह हम लोग करते हैं, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। इनको हम लोग यूज़ करके एक मीनिंगफुल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना सकते हैं। अब एक्सप्रेशन हम आगे जाके सीखते हैं कि वो किस तरह बनती है। इसके साथ साथ इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, these sign and symbols are also frequently used in algebra। यानी हम लोग ऑपरेशंस करने के साथ साथ इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, ये निशानात भी हम लोग इसको क्या करते हैं, ये सिंबल्स, ये साइंस भी हम लोग साथ साथ अलजबरा में यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने अलजबरा के बारे में पढ़ा था कि अलजबरा जो है अरबी के वर्ड अलजबर से निकला है, जिसका मतलब है कंप्लीशन या रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स। अलजबरा जो है हमारी क्या करता है, जो डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व कर सकता है। जैसे मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें मैं 2 में क्या चीज़ जमा करूँ कि वो 5 के बराबर आ जाए। अब ये मुझे यहाँ पे नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। तो इस तरह जो अक्सर सवालात होते हैं जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम की सॉल्यूशन समझ नहीं आती, तो उसकी जगह हम लोग वेरिएबल्स का यूज़ करके अलजबरा की मदद से हम अपनी डेली लाइफ की रूटीन्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम लोग जमा, माइनस, ज़रब और तकसीम के साथ साथ इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू और ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये हम लोग सिंबल्स और एक्सप्रेशंस यूज़ कर सकते हैं। इनकी मदद से हम अपनी जो डेली लाइफ की जो रूटीन की जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको भी हम लोग इसको अलजबरा की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि here are few basic concepts that are important for beginners to understand। यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं अलजबरा के जिसको एक बिगिनर या जिनको अलजबरा के बारे में नहीं पता उनको समझने में आसानी होगी, और वो ये देखना कि कौन कौन से इसमें कॉन्सेप्ट्स ये इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले इसमें आता है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है? अ कांस्टेंट इज़ अ वैल्यू और नंबर। वो एक वैल्यू होती है या वो नंबर होता है दैट नेवर चेंज इन एक्सप्रेशंस। या इसका क्या मतलब कि जो हमारे पास कांस्टेंट जो है एक वैल्यू या नंबर होता है दैट नेवर चेंजेस इन एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन में कभी भी चेंज नहीं होता। इट्स कॉन्स्टेंटली द सेम, यानी वो हमेशा एक ही जैसा रहता है, सेम रहता है। अ कांस्टेंट इज़ अ नंबर दैट डज नॉट चेंज, यानी कांस्टेंट जो है ऐसे नंबर्स होते हैं वो क्या हों जो चेंज नहीं होते। कांस्टेंट वैल्यू इज़ फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट जो होती है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? फिक्स्ड रहती है। लाइक 1 2 3 36 82 और इवन 0.3 और 3/4। यानी हम जैसे देख रहे हैं कि फ़र्ज़ करें हम अगर 1 लेते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। अगर 2 हम रहते हैं तो उसकी वैल्यू 2 ही रहेगी, यानी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ 2 ही रहेगा। जिस तरह हम 3 लेते हैं, 36 लेते हैं, 82 लेते हैं, या अगर हम लोग 0.3 भी लेते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 0.3 ही रहेगी, यानी वो चेंज नहीं होती, हम जहाँ भी इसको यूज़ कर लें। इसी तरह अगर हम फ्रैक्शन में ले लें, 3/4 जैसे ले लें, 1/2 ले लें, कुछ भी हम ऐसे नंबर्स ले लें, ऐसे डिजिट्स ले लें जो उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, हमेशा सेम रहती है। द नंबर स्टैंड्स अलोन विद नो वेरिएबल बिसाइड इट्स। ये जो नंबर्स होते हैं, जितने भी हम लोग 1 से लेकर करोड़ों अरबों तक भी अगर हम चले जाएं, वो हमेशा अलहदा रहते हैं, उनके साथ वेरिएबल्स नहीं होते। इन अलजेब्रा अ कांस्टेंट इज़ अ नंबर
or sometimes it is denoted by a letter such as A, B, C for a fixed number. अलजेब्रा में जो कांस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं, या कभी कभार हम लोग इसको डिनोट करते हैं बाय लेटर्स, यानी इन कांस्टेंट की जगह हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, लेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, सच एज ए बी आर सी फॉर अ फिक्स नंबर। यानी फ़र्ज़ करें मैं अगर 1 लेता हूँ तो 1 की जगह मैं ए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, बी भी यूज़ कर सकता हूँ, कोई भी ऐसे लेटर यूज़ कर सकता हूँ। यानी अगर मैं कहूँ कि ए इज़ इक्वल टू 1, तो ए की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी और 1 हमेशा 1 ही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 10, यानी हमारे पास एक एक्सप्रेशन दी गई है x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 10। हेयर 2 एंड 10 आर कांस्टेंट। इसमें जो हम लोग ये 2 को देख रहे हैं और ये 10 को देख रहे हैं, ये हमारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। यहाँ पे जो हम लोग x देख रहे हैं ये किसी कांस्टेंट या नंबर की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, यानी जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो इससे हमें x की वैल्यू मालूम हो जाएगी, जो हम यहाँ पे लगा के इसको पूरा कर सकते हैं। अभी हमने कांस्टेंट के बारे में पढ़ा है कि कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट इज़ अ वैल्यू और नंबर दैट नेवर चेंज। जो कांस्टेंट है ऐसी वैल्यू को कहते हैं या ऐसे नंबर को कहते हैं जो कभी भी क्या हो, नॉट चेंज, या क्या हो, फिक्स्ड वैल्यू। ये जो होता है डज नॉट चेंज, यानी वो चेंज नहीं होता और उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि फ़र्ज़ करें मैं एक लेता हूँ, अभी इसकी जो वैल्यू होगी जहाँ भी हम लगाएंगे वो 1 के ही बराबर होगी। जैसे फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ 2 माइनस 1, अब 2 में से हम 1 निकालें तो इसके क्या आएगा, 1 आएगा। यानी अब ये जो 1 है या ये 2 1 है या ये 2 है, ये हमेशा 1 ही रहेगा या 2 ही रहेगा, इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि 3 में से 1 को माइनस कर लें तो उससे 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 3 में से 1 निकालने से 2 आता है, तो इसकी जो वैल्यू है हमेशा 2 ही रहेगी। यानी ये ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, इसकी हमेशा एक ही मिकदार रहती है, एक ही इसका वज़न रहता है। हम लोग इसमें पॉइंट के भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम लोग फ्रैक्शन के नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, या जैसा हमने पढ़ा था कि इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर। हमने लफ्ज़ अभी पढ़ा था, इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर, इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर। जैसे कि ए बी सी, इस तरह हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो ये हम लोग किसके लिए लेते हैं, फॉर फिक्स्ड नंबर। जैसे अभी पिछले एग्जांपल में हमने सीखा था कि हम लोग 2 में क्या चीज़ जमा करें कि वो 5 आ जाए। अब ये जो हम लोग लेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम किसी फिक्स्ड वैल्यू के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी हमें ये ढूंढना होगा कि इस x की जगह हम क्या लगाएं जो वो 2 में जमा होकर 5 आ जाए। तो ये जो हम कभी कभी लेटर्स का यूज़ करते हैं, ये भी हम लोग किसी कांस्टेंट के लिए यानी फिक्स्ड वैल्यू के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये हम लोग इसको हटा के इसकी जगह फिक्स्ड वैल्यू लगा सकते हैं। यानी हमें ये पता है कि 3 जमा कर लें 2 में तो उससे 5 आ जाएगा। तो ये जो हमारे आ गया है ये 3, ये इस वेरिएबल की जगह पे हमने लगाया है। और ये जो वेरिएबल हमने कुछ लेटर इस्तेमाल किए थे, ये भी हम लोगों ने क्या किया है, कभी कभी हम लोग यूज़ करते हैं फिक्स्ड वैल्यू के लिए। तो ये था हमारा कांस्टेंट। इसके बाद अगर हम बात करना है वेरिएबल की, तो वेरिएबल क्या होता है, अ वेरिएबल इन अ मैथमेटिक्स इज डिफाइंड एज द अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर दैट एक्सप्रेसेस एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू और अ नंबर। तो वेरिएबल क्या होता है मैथमेटिक्स में, इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या होता है, अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर होता है। अल्फ़ाबेटिक का मतलब इंग्लिश के जो हम ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी हम लोग पढ़ते हैं, ए से लेकर जेड तक जो भी अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं वो कैरेक्टर्स होते हैं। यानी हम ए बी सी डी ई एफ ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल्स में। दैट एक्सप्रेसेस एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू और अ नंबर, जो कि क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू को ज़ाहिर कर रहा होता है, ये किसी नंबर को ज़ाहिर कर रहा होता है। इन अलजेब्रा वेरिएबल आर लेटर्स आर सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट अननोन वैल्यू। यानी हम वेरिएबल्स में जो अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं किसी वैल्यू या नंबर के लिए,
वो क्या होती है, अननोन वैल्यू को शो करती है। यानी हमें ऐसी वैल्यू दी गई होती है जिसका हमें मालूम ना हो, तो उसकी जगह पे हम लोग ए बी सी से लेकर एक्स वाई जेड हम लोग ये अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। अ वेरिएबल इज़ अ सिंबल फॉर अ नंबर वी डोंट नो येट। यानी वेरिएबल ऐसे सिंबल होते हैं जिसका नंबर अभी तक हमें मालूम ना हो। अ वेरिएबल इज़ अ सिंबल और लेटर यूज टू स्टैंड फॉर अ नंबर। जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो वेरिएबल होता है ये सिंबल या लेटर में हम लोग इसको शो करते हैं टू स्टैंड फॉर अ नंबर, यानी किसी नंबर की जगह पे हम लोग जो हमें अभी तक मालूम ना हो उसकी जगह हम लोग ये सिंबल या लेटर लिख लेते हैं। A symbol or alphabet that represent a quantity in mathematics that is either arbitrary or unknown। यानी वेरिएबल जो है हमारे पास ऐसे सिंबल या अल्फ़ाबेट होते हैं that represent जो शो करते हैं क्वांटिटी इन मैथमेटिक्स, ऐसी मकदार को, ऐसी वैल्यू को मैथ्स में, that is either arbitrary or unknown, जिसकी कोई ख़ास में हमने वैल्यू हमें ना मालूम हो या जिसको हम लोग ना जानते हो, जिसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू ना हो। वेरिएबल इज़ अ प्लेस होल्डर। वेरिएबल को हम लोग प्लेस होल्डर भी कहते हैं। प्लेस होल्डर का ये मतलब कि जैसे फ़र्ज़ करें अभी तक हमें कोई वैल्यू मालूम ना हो, तो उसकी जगह पे हम वक्ती तौर पर कुछ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट या सिंबल्स हम लोग यूज़ कर लेते हैं। द लेटर एक्स वाई जेड ए बी सी एम एंड एन आर प्रोबेबली द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेरिएबल। जो एक्स वाई जेड ए बी सी एम एंड एन, ये जो 8 अल्फ़ाबेट आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, मोस्ट कॉमन यूज्ड वेरिएबल। ये हम लोग आम तौर पर बहुत ज़्यादा ये अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, ये लेटर्स यूज़ करते हैं। द लेटर ई एंड आई हैव स्पेशल वैल्यू इन अलजेब्रा। इसके अलावा ई और आई जो हैं इनकी अपनी स्पेसिफिक वैल्यू है, स्पेशल वैल्यू है किस चीज़ में, अलजेब्रा में। एंड आर यूजुअली नॉट यूज्ड एज वेरिएबल। और इन को हम लोग यूजुअली नॉट यूज्ड, आमतौर पर इनको इस्तेमाल नहीं करते। द लेटर ओ इज़ यूजुअली नॉट यूज्ड बिकॉज इट कैन बी मिस्टेकन फॉर ज़ीरो। और जो ओ है इसको भी हम ज़्यादातर इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि ये गलती से हम लोग इसको ज़ीरो भी कंसीडर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अगर हम एग्जांपल की बात कर लें तो हम लोग जिस तरह हमने कहा था कि डेली रोज़मर्रा की प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, व्हाट प्लस 2 इक्वल 5। यानी वो क्या नंबर है जिसको हम प्लस कर लें 2 में बराबर आएगा 5 के। तो अब व्हाट की जगह पे हम लोगों को वैल्यू है वो हमें नहीं मालूम, तो हम लोग उसकी जगह पे एक्स लिख देते हैं, क्योंकि एक्स जो है वो अननोन भी है, वेरिएबल भी है। यानी इस वेरिएबल की हम लोगों को मकदार नहीं पता कि वो क्या मकदार है, वो क्या वैल्यू है, वो क्या नंबर है जिसको हम प्लस कर रहे हैं 2 में जो बराबर आ जाए 5 के। तो इस एक्स की जगह आप वाई जेड ए बी और एम एंड वगैरह आप लोग यूज़ कर सकते हैं जो हमने अभी ऊपर देखे थे। तो ये हमारी एक एग्जांपल थी वेरिएबल की। कांस्टेंट के बाद हम लोग देखते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, ये कुछ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर होते हैं। या इसको हम लोग लेटर्स भी कह सकते हैं, या इसको हम लोग सिंबल्स भी कह सकते हैं। तो वेरिएबल हमारा क्या होते हैं, अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर हो सकते हैं, लेटर हो सकते हैं, या फ़र्ज़ करें सिंबल हो सकते हैं। और ये हम क्यों को यूज़ करते हैं, किसी न्यूमेरिकल वैल्यू या नंबर के लिए हम लोग इसको वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। या हम लोग जैसे कह सकते हैं कि ये क्या करता है, ये हम लोग अननोन वैल्यू, कोई ऐसी वैल्यू हो जिसके बारे में हमें अभी नहीं पता होता, तो उसकी जगह पे हम लोग कैरेक्टर्स डाल देते हैं या ये सिंबल्स डाल देते हैं कि हमें एक वैल्यू नहीं पता, उसकी जगह हम लोग ये यूज़ करते हैं। या हम लोग कह सकते हैं कि वेरिएबल इज़ अ सिंबल फॉर नंबर वी डोंट नो येट। यानी ऐसी वैल्यू के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसको अभी हम नहीं जानते। इसके बाद हम लोग देखते हैं
कि ये आर्बिट्रेरी या अननोन वैल्यूज़ के लिए भी यूज़ होता है। आर्बिट्रेरी क्या होता है? आर्बिट्रेरी या अननोन। आर्बिट्रेरी क्या होती है कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। यानी क्या मतलब कि हम अपनी मनपसंद, जिसे हम कह सकते हैं कि वैल्यू इसमें हम लगा सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि अननोन। अननोन का मतलब जो हमें मालूम ही नहीं है, या हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है वेरिएबल इज़ अ प्लेस होल्डर। अब ये इन सब बातों से क्या मतलब निकल रहा है? फ़र्ज़ करें हमारे पास एक वो है कि x+7 = 10। अब ये हमने x क्यों लगाया है? क्योंकि ये हम लोगों ने एक प्लेस इसकी जगह पे फिल कर दी है कि हमें यहाँ पे नहीं पता कि यहाँ पे क्या आएगा। यानी जिस तरह हम कहते हैं कि खाली जगह +7 = 10। अब ये खाली जगह हम लोग अक्सर इस तरह लगा देते हैं, तो हमें समझ नहीं आती कि ये जमा है माइनस है, क्या हो रहा है। तो हम लोग इसकी जगह हम क्या कर देते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ हम लोग इस तरह फ़िलहाल नंबर लिख देते हैं, जिसको हम लोग बाद में आर्बिट्रेरी, जैसे मैंने लफ़्ज़ इस्तेमाल किए कि उसको हम अपनी मनपसंद का नंबर लगा सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। या अननोन होती है जो हमें मालूम नहीं है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो इस एक्स एक्स या ए बी सी वाई एक्स वाई जेड जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, इसको हम लोग अननोन वैल्यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि ये जो एक्स है ये हमारा अननोन वेरिएबल है, इसकी जगह हम एक ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी लगा सकते हैं। इसके बाद ये जो हमारा 7 है ये हमारा कांस्टेंट है, ये भी हमारा कांस्टेंट है। यानी ये भी अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, ये भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। इसमें अगर हम सिर्फ चेंज कर सकते हैं तो इस एक्स को ही चेंज करेंगे, क्योंकि वो हमारा चेंजेबल होता है, नॉट फिक्स्ड होता है। यानी इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पर 1 लगा देता हूँ, 1+7, तो ये मैं देखता हूँ कि ये 10 के बराबर नहीं है, गलत है। इस एक्स की जगह मैं 2 लगा देता हूँ, 2+7 = 10, ये भी गलत है। यानी मैं इसकी वैल्यू चेंज करता रहता हूँ, कर सकता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि 3+7 = 10। अब यहाँ जो 3 मैंने लगा दिया है, 3+7, ये मेरा क्या है, बिल्कुल सही है। यानी इस x की जगह मैं 3 लगा दूंगा तो वो हमारा 10 के बराबर आ जाएगा। तो ये इस तरह हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक और लफ्ज़ पढ़ा था कि द लेटर ई एंड आई हैव स्पेशल वैल्यूज़ इन अलजबरा। यानी कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जिसकी अपनी एक वैल्यू है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ई वर्ड हम लोगों ने, एक ई कैरेक्टर हमने अभी पढ़ा है, अल्फ़ाबेट हमने पढ़ा है एक आई। ई जो है इसकी अपनी एक, जैसे हम लोग कहते हैं पाई, उसकी तरह अपनी एक अलग वैल्यू है। और जो आई है ये हम आयोटा के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसकी अपनी एक अलग वैल्यू है। तो ए से लेकर डी तक, फिर एफ से लेकर एच तक, फिर जे से लेकर जेड तक हम नंबर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक ओ अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ओ। इसको हम लोग नहीं यूज़ करते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जैसे मैं लिखता हूँ कि O+7 = 10। अब आप लोग ये समझेंगे कि इसने ज़ीरो को प्लस किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग ओ को इसलिए नहीं यूज़ कर सकते कि अक्सर वो गलती से ज़ीरो समझा जाता है। तो इसलिए हम लोग ये ओ हो गया, ई हो गया, आई हो गया, इसके अलावा ए बी सी आप जेड तक कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम कोफिशिएंट की बात करना है, तो कोफिशिएंट क्या होता है? अ कोफिशिएंट इज़ एन इंटीजर दैट इज़ रिटन अलोंग विद अ वेरिएबल। कोफिशिएंट जो है ऐसे इंटीजर्स को कहा जाता है, ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जो लिखे जाते हैं अलोंग विद अ वेरिएबल। यानी हम वेरिएबल के साथ उसको लिखते हैं। और इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल्स, या ऐसे इंटीजर्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हों वो वेरिएबल्स के साथ। तो ऐसे इंटीजर्स को हम लोग क्या कहेंगे? कोफिशिएंट कहेंगे। In other words, a coefficient is the numerical factor of a term containing constant and variable। इसको हम आसान अल्फाज में इस तरह भी कह सकते हैं कि कोफिशिएंट जो है वो क्या है? हमारे पास न्यूमेरिकल फैक्टर होता है एक टर्म का कंटेनिंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों शामिल हों। जब कांस्टेंट आ जाए वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, तो ऐसे नंबर को, ऐसे इंटीजर को हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं।
कांस्टेंट इज़ अ नंबर दैट इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल। यानी कोएफिशिएंट ऐसे फैक्टर्स को कहा जाता है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हों। कोएफिशिएंट इज़ अ पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय विच अ वेरिएबल इज़ मल्टीप्लाइड। कोएफिशिएंट जो है वो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहा जाता है जिसमें हम वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हों और ऐसे नंबर को कहा जाता है। द कोएफिशिएंट ऑफ अ टर्म इन अ पॉलिनोमियल is the number that appear in front of a variable in the term। यानी कोएफिशिएंट जो है ऐसे टर्म को कहा जाता है जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल के साथ उसके सामने शो हो रहा हो, ऐसे नंबर्स को कोएफिशिएंट कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो x है ये हमारे पास वेरिएबल है, ये जो x है ये भी हमारे पास वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल के साथ यहाँ पे 2 है और इस वेरिएबल के साथ यहाँ पे 3 है। तो जो 3 है ये हमारा कोएफिशिएंट होगा, क्योंकि जो 3 है ये इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसे नंबर, ऐसे इंटीजर्स जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं या उसके सामने शो हो रहे हों, ऐसे नंबर्स को हम लोग कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 3 भी हमारे पास कोएफिशिएंट है, यहाँ पे 2 को देख रहे हैं ये भी कोएफिशिएंट है। अब यहाँ पे जो 5 नज़र आ रहा है आपको, ये हमारा कांस्टेंट कहलाएगा, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन थी जिसमें हम लोगों ने देख लिया कि जो 3 के साथ वेरिएबल आ रहा है तो ये 3 हमारा कोएफिशिएंट होगा। इस x के साथ 2 आ रहा है तो ये 2 हमारा कोएफिशिएंट होगा। और ऐसे नंबर जो अलहदा हों, जिनके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो, तो वो हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं। इसके बाद हमारे आ जाता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? ये एक इंटीजर होता है। एन इंटीजर इज रिटन अलोंग विद अ वेरिएबल। इसको हम लोग लिखते हैं किसके साथ? वेरिएबल के साथ। यानी एक इंटीजर को हम वेरिएबल के साथ मिलाकर लिखते हैं तो उससे क्या हमारा बनता है? कोएफिशिएंट। यानी क्या मतलब कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू हम लेते हैं, नंबर को ही ले लेते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे वेरिएबल से, तो इससे हमारा क्या बन जाएगा? कोएफिशिएंट। या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारे पास पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल जो कहते हैं मुख्तलिफ टर्म से जो मिलकर एक एक्सप्रेशन बनती है। पॉलिनोमियल हम लोग कहते हैं मुख्तलिफ टर्म्स, मैनी टर्म्स, यानी बहुत से टर्म्स इकट्ठे मिलके उससे एक एक्सप्रेशन बनती है। तो उस एक्सप्रेशन में हम लोग अगर देख लें कि जो वेरिएबल के साथ एक नंबर लिखा हो, जैसे फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ x है, तो x के साथ फ़र्ज़ करें अगर मैं लिख दूँ 2, तो ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा कांस्टेंट है, लेकिन ये दोनों अब मिल के क्या बना रहे हैं? कोएफिशिएंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कोएफिशिएंट। तो इस तरह अगर किसी वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट कांस्टेंट लगा हो तो आप लोग इसको कोएफिशिएंट कह सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। तो इसमें जो हमारा ये 3x स्क्वायर है ये हमारा कोएफिशिएंट है, ये जो 2x है ये भी हमारा कोएफिशिएंट है, लेकिन जो 5 है ये हमारा क्या है? कांस्टेंट। अब इसके साथ अगर मैं बनाना चाहूँ, कोएफिशिएंट बनाना चाहूँ, तो इसके इसके साथ मैं फ़र्ज़ करें 5y लिख दूँ, 5a लिख दूँ, 5b लिख दूँ, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? कोएफिशिएंट बन जाएगा। इस तरह जैसे हम लोग कह सकते हैं कि अब ये है तो 3x स्क्वायर, 2x और 5 ये हमारे अलग-अलग टर्म्स हैं। आगे हम लोग सीख लेंगे कि टर्म्स क्या होते हैं। तो इससे हम लोग पहचान सकते हैं कि हमारे कौन से कोएफिशिएंट हैं। जैसे मैं लिखता हूँ a प्लस 2b प्लस 3। अब इसमें आप लोगों को देख रहे हैं कि ये हमारा अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, लेकिन इसमें हमारा जो ये a है ये वेरिएबल है, ये जो 2b है ये हमारा कोएफिशिएंट हो गया, और ये जो 3 है ये हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया।
क्योंकि इसकी जो वैल्यू है चेंज होती रहेगी। इसको हम लोग जो हम लोग कोफिशिएंट बार बार लफ्ज़ पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग कांस्टेंट क्यों नहीं कहते? असल में हम लोग इसलिए नहीं कहते कि ये इस वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है। इस वेरिएबल की वजह से इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे मैं कहता हूँ 2b, मैं कह रहा हूँ, अब ये जो 2b है ये आपस में ज़रब हो रहे हैं, यानी इस जो हमारा कांस्टेंट है ये 2 जो है, इसकी वैल्यू इस b की वजह से चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने कहा ये ज़रब हो रहा है, फ़र्ज़ करें मैं इस b की जगह पे लिख देता हूँ 4, तो b की जगह मैंने क्या लिख दिया, b इज़ इक्वल टू 4, यानी b की वैल्यू मैंने 4 ले ली, तो 2 के साथ ज़रब हो गया बन जाएगा 8, तो हमारा जो ये कांस्टेंट था ये भी चेंज हो गया। इसलिए हम इसको कांस्टेंट नहीं कहते, इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो कोफिशिएंट मतलब इस वेरिएबल की वजह से इस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी ये मुस्तकिल नहीं है, इसकी वैल्यू अभी फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट में हमने पढ़ा था कि वो फिक्स्ड होता है। तो जैसे अब हम लोग b की वैल्यू फ़र्ज़ करें -2 ले लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई -2, इससे क्या आ जाएगा, -4 आ गया। यहाँ पे हमसे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। तो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, वेरिएबल की हमेशा चेंज होती है। और कोफिशिएंट जो होता है इसकी वैल्यू जो है वेरिएबल की वजह से चेंज हो जाएगी। तो ये आप लोगों को उम्मीद है फ़र्क समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसके बाद हम देख रहे हैं पावर, बेस एंड एक्सपोनेंट, यानी पावर क्या होता है, बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है। अ पावर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ रिपीटेड फैक्टर। पावर जो होता है वो क्या होता है, जो हमारे पास रिपीटेड फैक्टर्स आते हैं। फैक्टर्स का क्या मतलब, ऐसे नंबर जो रिपीट हो रहे हों, मतलब बार बार आ रहे हों, और वो क्या हो, उनके जो ज़रब से जो हमें हिस्सा मिलता है उसको हम लोग पावर कहते हैं। द बेस ऑफ अ पावर इज़ द कॉमन फैक्टर। जो बेस है वो हमारा क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा, यानी ऐसे फैक्टर जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े थे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसमें से अगर हम एक कॉमन ले लें तो वो हमारा बेस कहलाएगा। और जो एक्सपोनेंट होता है, द एक्सपोनेंट ऑफ अ पावर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम द बेस इज यूज्ड एज अ फैक्टर। और जो एक्सपोनेंट है वो हमारा क्या होगा, उस पावर को कहा जाता है जो इंडिकेट करता है, जो जाहिर करता है द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस इज यूज्ड एज अ फैक्टर। यानी नंबर ऑफ टाइम का क्या मतलब, कि वो कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है वो शो करता है, और जो हमारा बेस है वो कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, उस नंबर को, उस को जो हम अगर किसी नंबर पे शो करते हैं तो हमारा एक्सपोनेंट कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 2 पावर 4। अभी जो मुकम्मल है 2 पावर 4, यानी क्या मतलब, ये जो 2 है ये हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 मरतबा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये जो अब ये पूरा आपको नज़र आ रहा है 2 पावर 4, तो इसको हम लोग पावर कहेंगे। ये जो 2 है यानी ये हमारे पास रिपीट हो रहा था, तो इसमें से हमने एक कॉमन ले लिया, ये जो हमने 2 कॉमन ले लिए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और ये जो हम लोग ये ऊपर ये हमने 4 लिखा है, ये कहाँ से लिखा है, ये यहाँ पे हम लोगों ने गिन लिया है कि ये जो 2 है ये कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4, यानी ये 2 जो है 4 मरतबा मल्टीप्लाई हुआ है। तो हमने इस बेस के ऊपर राइट साइड पर एक छोटा सा 4 लिख दिया है, तो ये हमारा एक्सपोनेंट कहलाएगा, जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारी बेस है ये कितनी नंबर ऑफ टाइम, यानी कितनी मरतबा वो क्या हो रहा है, यूज्ड हो रहा है फैक्टर में। यानी 16 का फैक्टर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। यानी इन सब को अगर हम देख लें तो हमारा जो ये फैक्टर है, यानी 16 का जो फैक्टर है वो क्या शो हो रहा है, 2 शो हो रहा है। और 2 कितनी मरतबा शो हो रहा है, 4 मरतबा। तो हम लोग 2 पावर 4 लिख दें तो ये हमारा मुकम्मल जो होगा ये पावर होगा। ये जो 2 होगा इसको हम बेस कहेंगे, और ये जो ऊपर हम 4 लिख देते हैं जो तादाद को शो करता है, ये हमारा एक्सपोनेंट कहलाएगा। 2 इज़ यूज्ड एज अ फैक्टर 4 टाइम्स, यानी ये जो 2 है इसको हम लोगों ने क्या देख रहे हैं कि ये फैक्टर पे हम लोगों का शो हो रहा है। यानी 16 को अगर हम लोग डिवाइड कर लें तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 2 है ये 4 मरतबा हमसे आ रहा है। तो जो हमारा बेस है 2,
ये हमें कितनी दफ़ा शो हो रहा है, 4 मरतबा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पावर, बेस और एक्सपोनेंट पे एक डिटेल से वीडियो आपके लिए बना लूँ, तो फिर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दें। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए पावर, बेस और एक्सपोनेंट पे एक अलहदा से डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँ। अभी हमने पढ़ा है पावर, बेस और एक्सपोनेंट। पावर, बेस और एक्सपोनेंट क्या होता है, इसमें आप थोड़ा सा फ़र्क समझ लें। अ पावर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ रिपीटेड फैक्टर्स, यानी हमारे पास पावर जो है किसे कहते हैं, प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट किसे कहते हैं, जो दो वैल्यूज़ ले लें और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, उसका जो हमें जवाब मिलता है वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। अब फैक्टर्स क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग कहते हैं द बेस ऑफ अ पावर इज द कॉमन फैक्टर। बेस जो होता है वो पावर का क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल, अब फैक्टर आप पहले समझ लें कि क्या होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम लोगों ने क्या किया है, 2 × 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 16। अब 16 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 16 के फैक्टर्स हो सकते हैं 8 × 2 या 4 × 4 या 2 × 8, ये फैक्टर्स हो सकते हैं, या 16 × 1। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 16, 8, 4, 2, 1, ये सारे क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं। यानी जो 16 है ये 16 पे भी डिवाइड हो सकता है, ये 16 जो है 8 पे भी डिवाइड हो सकता है, ये 16 जो है 4 पे भी डिवाइड हो सकता है, ये 16 2 पे भी डिवाइड हो सकता है, और ये 16 1 पे भी डिवाइड हो सकता है। अब फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि 4 × 4 को मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करता हूँ। अब ये 4 जो है ये इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 ज़रब 2, ये ज़रब हो रहा है फिर से किसके साथ, 4 के साथ, तो इससे आ जाएगा 2 ज़रब 2। इस तरह मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 ज़रब 4 जो था ये 16 का फैक्टर था, और इससे आए हमारे पास 2 × 2 × 2 × 2 जो हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है। यानी क्या मतलब कि 2 को हम ज़रब दें 2 से तो इससे बनेगा 4, 4 को फिर हम 2 से ज़रब दें तो इससे बनेगा 8, 8 को हम फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लें, इससे हमारा बन जाएगा 16। अभी 16 जो है ये हमारा क्या होगा, मल्टीपल होगा किसका, इस 2 × 2 × 2 का। और ये हमने 4 दफ़ा जो लिखे हुए 2, ये हमारे क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे 16 के। यानी फैक्टर उस नंबर को कहा जाता है जिस पे मल्टीपल को हम डिवाइड कर सकते हैं। यानी 16 को हम 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, इसके हम ये 4 टुकड़े बना सकते हैं, कहने का ये मतलब है। अब हमारे पास पावर क्या होगा, वो होता है इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ रिपीटेड फैक्टर। यानी ये जो हमारे पास रिपीटेड फैक्टर कौन से हैं, ये 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ये बार बार क्या हो रहा है, हमारे पास रिपीट हो रहा है। तो फ़र्ज़ करें अगर मैं इसको लिख दूँ, इससे एक कॉमन ले लूँ, और इन सबको मैं जो इतनी बहुत दफ़ा लिखता हूँ इसकी मैं जगह लिख दूँ 4, तो ये 2 × 4 हमारा क्या हो जाएगा। यानी इसका क्या मतलब कि 2 को मैंने 4 दफ़ा क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, इससे मुझे ये पता चलता है। तो अब ये जो पूरे का पूरा है ये हमारा क्या कहलाएगा, पावर। ये हमारा क्या कहलाएगा, पावर। जिस तरह हम बोलते हैं 2 × 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। यानी ये जो हमारे रिपीटेड फैक्टर थे उसकी जगह हम लोगों ने एक ही नंबर ले लिया, एक ही दफ़ा ले लिया, और उसके ऊपर हमने ये नंबर डाल दिया कि इतनी दफ़ा मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इससे हमारा ये आ जाएगा। दूसरा हमने पढ़ा है द बेस ऑफ अ पावर इज़ द कॉमन फैक्टर। अब बेस जो है हमारे पास वो क्या होगा, वो फ़र्ज़ करें मैंने ये नंबर लिया है, ये जो 2 मैंने लिया है कॉमन फैक्टर लिया है ना, तो ये 2 है, ये हमारा क्या होगा, बेस कहलाएगा। यानी कॉमन फैक्टर लेने, ये हमारा बेस हो जाएगा। उसके ऊपर हमने पावर भी डाल दी कि हमने कितनी दफ़ा उसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये टोटल हमारा क्या कहला देगा, पावर कहला देगा। इसके बाद एक और लफ्ज़ हम पढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट ऑफ अ पावर, यानी इस पावर का एक्सपोनेंट क्या होगा, इंडिकेट्स, वो क्या करता है, ज़ाहिर करता है नंबर ऑफ़ टाइम्स। नंबर ऑफ़ टाइम्स का मतलब कि कितनी दफ़ा
वो टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम यानी कितनी मरतबा वो मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 2 3 4 हमने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया है? 4। नंबर ऑफ टाइम द बेस इज यूज्ड एज अ फैक्टर, यानी एक्सपोनेंट हम लोग वो नंबर के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं, एक्सपोनेंट हम वो नंबर ज़ाहिर करते हैं जितनी मरतबा वो बेस मल्टीप्लाई हो रहा होता है। यानी ये बेस जो है, ये जो हम लोगों ने ये कॉमन फैक्टर एक निकाला है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इतनी दफ़ा जो हम 2 मल्टीप्लाई लिखते हैं, तो इसकी जगह हमने एक कॉमन फैक्टर निकाल लिया। कॉमन फैक्टर जो निकला है वो हमारा क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। अभी कितनी मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, इस बेस को हम लोग ये ज़ाहिर करते हैं, जो जो बेस होता है वो कितनी दफ़ा एज ए फैक्टर वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये जो बेस था ये कितनी मरतबा? 1 2 3 4, 4 मरतबा हम लोगों ने देख लिया कि वो नंबर ऑफ टाइम्स कितने हैं? 4 मरतबा है। तो ये हम लोगों ने कहाँ लिख दिया है? ये हम लोगों ने बेस के राइट कॉर्नर पर स्मॉल नंबर जो हम लोग लिख लेते हैं, राइट कॉर्नर पर जो हम छोटा सा एक नंबर लिख लेते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं ताकत, या इंडेक्स भी हम लोग इसको कह सकते हैं। इसके ज़रिए हम लोग ये एक्सपोनेंट को ज़ाहिर करते हैं। यानी आप लोगों को फ़र्क समझ आ रहा होगा। पावर क्या होता है? जितनी मरतबा वो प्रोडक्ट रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग एक जगह लिख दें। यानी ये जो 16 के जो फैक्टर्स थे, 2 2 2 2, इसको हम लोगों ने क्या किया? एक जगह पे लिख दिया। अब जब एक जगह पे लिख दिया, ये 2 जो है ये हमारा क्या हो गया? बेस हो गया। कितनी मरतबा हो रहा है? 1 2 3 4, यानी वो नंबर ऑफ टाइम्स हमने गिन लिया, 1 2 3 4, 4 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। वो हमारा, हम लोगों ने इस बेस के ऊपर राइट कॉर्नर पर छोटा सा स्मॉल नंबर के ज़रिए शो कर दिया कि ये 4 मरतबा ज़रब हो रहा है। तो ये हमारा एक्सपोनेंट हो गया। और ये जो टोटल है, इसको हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। तो ये तो था पावर, बेस और एक्सपोनेंट। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को फ़र्क समझ आ गया होगा। जो पावर होता है वो 2 पावर जो हम लोग जो भी लिख लें, जैसे फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ 27, अब फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ 27, अब इसके क्या मल्टीपल होंगे? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो हमारे पास 27 के जो फैक्टर्स आ गए, ये 27, ये तो हमारा मल्टीपल है। ये 3 मल्टीप्लाई 3 हमारे क्या हैं? फैक्टर्स हैं। इससे हम लोग एक कॉमन ले लेते हैं, यानी एक दफ़ा हमने ले लिया। कितनी दफ़ा ये ज़रा कितनी दफ़ा था? 3 दफ़ा था। हम लोगों ने क्या ले लिया? एक दफ़ा इसको ले लिया, ठीक है। अब ये कितनी मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3। ये जो एक दफ़ा ले लिए तो हमारा क्या हो गया? बेस हो गया। कितनी मरतबा? 1 2 3, 3 मरतबा। तो हम ये छोटा सा ऊपर ऐसे लिख देते हैं। अब ये जो छोटा सा हम लोगों ने इस जो नंबर ऑफ टाइम्स बताया कि कितनी मरतबा ये बेस मल्टीप्लाई हो रहा था, वो कितनी मरतबा था? 3 मरतबा था। तो ये हमारा क्या हो गया? एक्सपोनेंट। इसके बाद हम लोग कहते हैं कि ये जो टोटल जो हमारा बन गया 3 पावर 3, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। ये हमारा टोटल जो होता है ये हमारा पावर होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इस एग्जांपल में जो था, इसमें 2 क्या था? इज़ यूज्ड एज अ फैक्टर, यानी जो 16 के जो फैक्टर थे वो क्या था? 2 था। वो एज ए फैक्टर इस्तेमाल हमने किया है। कितनी दफ़ा? 4 दफ़ा। तो 2 इज़ यूज्ड एज ए फैक्टर 4 टाइम। 2 को हमने 4 मरतबा इस्तेमाल किया है, तो 2 को 4 मरतबा इस्तेमाल करने से क्या मतलब? ये हमारा पावर हो गया, 2 हमारा बेस हो गया, और ये जो 4 है ये हमारा एक्सपोनेंट हो गया। इसके बाद हम लोगों का पास आ जाता है टर्म। टर्म क्या होता है? इससे पहले हम लोगों ने कांस्टेंट देख लिया था, उसके साथ वेरिएबल देख लिया था, और कोफिशिएंट देख लिया था। यानी हम लोग कांस्टेंट लेते हैं। कांस्टेंट ऐसे नंबर को कहा जाता है जिसकी वैल्यू चेंज ना आती हो। यानी हम लोग जो इंटीजर्स लेते हैं, या डिजिट्स जिसका हम लोग कहते हैं, यानी 0 1 2 3 4 या -1 2 3 4, इस तरह माइनस के या नेगेटिव या पॉजिटिव हम लोग नंबर लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। इन कांस्टेंट की जगह अगर हम लोग किसी वेरिएबल का यूज़ करते हैं, या इंग्लिश अल्फ़ाबेट का हम लोग, या सिंबल का, लेटर का हम लोग यूज़ करते हैं ऐसी वैल्यू के लिए जो हमें मालूम ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं।
साथ में हम लोग को अगर वेरिएबल और कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो उससे हमारा कोफिशिएंट बनता है। अब टर्म क्या होता है? अ टर्म कैन बी अ नंबर, अ वेरिएबल, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर वेरिएबल और प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड अ वेरिएबल। यानी क्या मतलब कि टर्म जो है हमारा नंबर हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है या प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल, टू और मोर वेरिएबल। यानी दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के प्रोडक्ट को हम लोग कह सकते हैं, या प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड अ वेरिएबल। यानी किसी वेरिएबल को नंबर्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करना है तो इन तमाम जो हम लोगों ने अभी देख लिया है, इन तमाम को हम लोग टर्म्स कह सकते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ मेड अप ऑफ अ टर्म। यानी एक अलजबरा की जो एक्सप्रेशन बनती है वो किससे बनती है? टर्म के ज़रिए बनती है। A term can be constant or a variable or variable with coefficient। जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था कि टर्म जो है वो कांस्टेंट भी हो सकता है, यानी नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, या वेरिएबल विद अ कोफिशिएंट भी हो सकता है। यानी जिस तरह हमने पढ़ा था कि एक नंबर को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा कोफिशिएंट कहलाएगा। तो किसी नंबर, कांस्टेंट या वेरिएबल या कोफिशिएंट को हम लोग अलग-अलग हम लोग टर्म कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 4x प्लस वाई। अब इसमें जो 4x है ये हमारा टर्म बनता है और ये किससे बना है? प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड x। यानी 4 को हमने x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x हमारे पास आ गया। तो इससे हमारा क्या बनता है? ये एक टर्म बना है। इसके बाद हम y देख रहे हैं तो ये जो y है ये हमारा वेरिएबल है। तो जैसा हमने पढ़ा था कि कोफिशिएंट हो जिस तरह 4x है, यानी प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड x। 4 को हम लोगों ने x में ज़रब दे दिया तो ये अलग टर्म बन गया। y जो है वेरिएबल है वो अलग टर्म बन गया। इस तरह 8xy ये हमारा टर्म बन गया 8xy का। और ये जो 8xy है ये प्रोडक्ट ऑफ 8x एंड y, यानी 8 अलग, x अलग और y अलग, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो इससे 8xy बनता है। इसके बाद हम लोग जो 4z देख रहे हैं ये हमारा टर्म है 4z का। तो ये प्रोडक्ट बनता है -4 एंड z से, यानी -4 को z के मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारा अलग से एक टर्म बन गया। यानी 4x अलग टर्म है, y अलग टर्म है, 8xy अलग टर्म है और -4z अलग एक टर्म बनता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास टर्म। टर्म क्या होता है? ये हम लोग के देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें कह रहा है कि टर्म जो है एक नंबर हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर वेरिएबल। यानी दो या दो से ज़्यादा अगर हम वेरिएबल ले लें उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे जो आंसर आएगा वो हमारा टर्म कहला सकता है। या कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड वेरिएबल। यानी एक नंबर को एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करने से जो हमने कोफिशिएंट में पढ़ा था, या हमारा कोफिशिएंट भी क्या हो सकता है? टर्म कहला सकता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो एग्जांपल देख लेते हैं। फर्ज करें मैं कहता हूँ 4x प्लस वाई। अब 4x प्लस वाई इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारा 4x है ये एक अलग टर्म है, y जो है ये हमारा क्या है? अलग टर्म है। या हम लोग कह सकते हैं, फर्ज करें 2x प्लस 3y माइनस 4। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारा 2x है ये अलग टर्म है, 3y जो है ये अलग टर्म है और ये जो 4 है ये हमारा क्या है? अलग से टर्म है। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, एक और एग्जांपल फर्ज करें देख लेते हैं। 8xy माइनस 5z प्लस 7। फर्ज करें ये हम लोगों ने एक ले लिया। अब इसमें आप लोग मुख्तलिफ चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि ये एक हमारा अलग टर्म हो गया, ये अलग टर्म हो गया, ये एक अलग टर्म हो गया।
अब हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा जो टर्म होता है ये या तो नंबर होगा या वेरिएबल होगा या कोफिशिएंट होगा या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का प्रोडक्ट जो होता है उसको हम लोग कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने पढ़ा है कि 4x हमारा अलग टर्म है। अब 4x जो है ये प्रोडक्ट है, ये हमारा एक तरह से कोफिशिएंट है। प्रोडक्ट है किस चीज़ का? 4 एंड x का। जिस तरह हमने पढ़ा था कोफिशिएंट, तो ये हमारा क्या है? कोफिशिएंट है। ये जो 4 है ये हमारा कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट क्या होता है? नंबर और वेरिएबल को जो हम मल्टीप्लाई कर लें उससे हमारा कोफिशिएंट निकल आता है। अब यहाँ पे 4 एंड x ये जो दो हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इससे हमारा बना है 4x। अब 4x जो है ये हमारा एक अलग टर्म कहलाएगा। y जो है ये एक हमारा क्या है? वेरिएबल है, तो ये हमारा एक अलग से, ये हमारा क्या है? वेरिएबल। तो ये हमारा अलग से क्या हो जाएगा? टर्म बन जाएगा। 2x जो है ये हमारा कोफिशिएंट है, 3y हमारा कोफिशिएंट है, 4 जो है ये हमारा क्या है? ये हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट कांस्टेंट हमने पढ़ा था कि नंबर होते हैं जो हमारा चेंज नहीं होता। वेरिएबल जो था जैसे हमने y पढ़ लिया ये हमारा चेंज होता है। कोफिशिएंट जो है 4x 2x 3y ये हमारे क्या हैं? कोफिशिएंट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 8xy, यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 और मोर वेरिएबल। यहाँ पे हमारे क्या है? प्रोडक्ट निकल रहा है किस चीज़ का? 8 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, यानी 8x और y। ये हमारे यहाँ पे 3 अलग अलग नंबर और वेरिएबल्स हैं जिनसे मिलके ये एक अलग से कोफिशिएंट बना है। इसको भी हम कोफिशिएंट कहेंगे और ये हमारा टर्म भी 8 जो है ये हमारा कोफिशिएंट है और 8xy हमारा क्या है? टर्म है। क्योंकि इसमें 8x और y तीन चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसमें दो हम लोग वेरिएबल देख रहे हैं और एक इसमें हम कांस्टेंट देख रहे हैं। इन सबको मिला के एक अलग से हम लोगों ने टर्म बना लिया है। इस तरह 5z जो है ये एक अलग टर्म है, 7 जो ये हमारा एक अलग से कांस्टेंट निकलता है, ये एक अलग से टर्म बनता है। अब ये जो टर्म को एक जगह पे करना है इससे हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा एक एक्सप्रेशन बनती है, वो हम आगे देखते हैं। फैक्टर्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी एक अलजबरा के एक्सप्रेशन में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर क्या मतलब कि जैसे हम करते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, इससे क्या आएगा? 4। अब ये जो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किए हैं ये हमारे फैक्टर्स हैं किस चीज़ के? 4 के। और जो 4 है हमारा मल्टीपल होगा किस चीज़ का? 2 मल्टीप्लाई 2 का। तो हम लोग एक एक्सप्रेशन बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स शामिल होते हैं, यानी वो किस किस चीज़ से मिलकर एक एक्सप्रेशन बनता है। अ फैक्टर इन एन एक्सप्रेशन इज समथिंग दैट इज मल्टीप्लाइड बाय समथिंग एल्स, यानी जो एक्सप्रेशन है वो किसी चीज़ के मल्टीप्लाई होने से किसी दूसरी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होने से बनता है। इट कैन बी अ नंबर, अ वेरिएबल, टर्म और एनी अदर लॉन्गर एक्सप्रेशन। वो या तो नंबर हो सकता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि ये 4xy 4x प्लस वाई ये एक एक्सप्रेशन है, तो या तो वो नंबर हो सकता है, जैसे फ़र्ज़ करें अगर अलहदा से 4 होता, या 4x कोई कोएफ़िशिएंट हो सकता है, y जैसे हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल हो सकता है, या एक टर्म हो सकता है, या अदर लॉन्गर एक्सप्रेशन, या कोई ऐसी अलहदा से एक लंबी सी एक्सप्रेशन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल द फैक्टर ऑफ 2xy आर 2x एंड y। अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 2xy, जैसे हमने पढ़ा था कि जो एक्सप्रेशन है वो टर्म से बनती है। तो हमारे पास अगर हम लोग लेना 2xy तो इसको हम टर्म भी कह सकते हैं और एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। टर्म इसलिए होगा क्योंकि ये वेरिएबल और कांस्टेंट पर मुश्तमिल है, जो ये कोएफ़िशिएंट कहलाएगा ये 2 और ये बाकी वेरिएबल्स हैं, तो ये हमारे टर्म कहलाएगा। या इसको हम एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं क्योंकि ये 2x और y के मल्टीप्लिकेशन से बना है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन भी कहलाएगा। और 2xy के फैक्टर्स क्या क्या हैं? ये 2x और y हैं, यानी 2 के साथ x और x और 2x के साथ y मल्टीप्लाई हुआ है। फैक्टर्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फैक्टर्स क्या क्या होते हैं?
जिस तरह हमने यहाँ पे पढ़ा है 4 और x। अब ये 4x जो है इसमें कौन कौन सा है, 4 एंड x। इन दो के ये जो 4 और x हैं ये क्या है, हमारे फैक्टर्स हैं, यानी इन दो को हमने ज़रब किया है, उससे हमारा प्रोडक्ट जो निकला है, मल्टीपल जो निकला है, वो हमारा क्या निकला है, 4x निकला है। जिस तरह मैं कहता हूँ 2xy। अब इसमें कौन कौन सा है, 2x और y। इन तीनों को हम लोगों ने अलग अलग लेके उसको ज़रब किया है, उससे हमारा जो प्रोडक्ट बना है, जो मल्टीपल बना है, ये हमारा मल्टीपल है। और जो इसके फैक्टर्स क्या हैं, वो 2 है, x है और y है। जिस तरह हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन इज़ समथिंग दैट इज़ मल्टीपल्ड बाय समथिंग एल्स। यानी हमारी जो एक्सप्रेशन बनती है, एक टर्म बनती है, वो क्या होती है, हो सकता है किसी एक चीज़ को हम किसी दूसरी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दें, उससे हमारा एक टर्म बन जाता है। तो ये जो दो चीज़ों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे फैक्टर्स होंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि 4 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, वो हम लोग कह सकते हैं कि 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। यानी 4 ज़रब 1 से भी हमारा 4 बनता है, 2 ज़रब 2 से भी हमारा 4 बनता है और 1 ज़रब 2 से भी हमारा 4 बनता है। तो ये जो जितने भी हम देख रहे हैं, ये 1, 2, 4, ये हमारे फैक्टर्स होंगे 4 के। तो हम फ़र्ज़ करें, कहते हैं 2 ज़रब 2, तो ये क्या है, 4 के ये फैक्टर्स हैं। यानी हमने एक चीज़ को दूसरी चीज़ में ज़रब दिया, उससे हमारा क्या बना है, मल्टीपल बना है। जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो दो चीज़ों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हमारे क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो या तो नंबर हो सकता है, या वेरिएबल हो सकता है, या हमारा उससे जो हमारा जो एक नया वो निकलेगा, प्रोडक्ट निकलेगा, वो हमारा क्या होगा, मल्टीपल होगा इन दो फैक्टर्स का। डिफरेंट टर्म्स इन अलजेब्रा। जैसा अभी हमने टर्म्स पढ़ा था कि कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट के साथ, या कि इस तरह हम लोग कोई वेरिएबल ले लें तो उससे हम लोगों का क्या बनता है, टर्म बनता है। तो टर्म की कौन कौन सी टाइप्स हैं, कौन कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ टर्म इन अलजबरा। हमारे पास दो किस्म के टर्म्स होंगे अलजबरा में। एक को हम लाइक टर्म कहते हैं, दूसरे को अनलाइक टर्म कहते हैं। लाइक टर्म्स क्या होता है, लाइक टर्म आर टर्म हुज वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट पावर आर सेम। यानी लाइक टर्म क्या होता है, जिसमें वेरिएबल्स और वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट होती है, यानी उसकी जो पावर होती है, वो दोनों आपस में क्या हो, सेम हो। लाइक टर्म्स आर डिफाइंड एज द टर्म दैट कंटेन द सेम वेरिएबल विच इज़ रेज़्ड टू द सेम पावर। यानी लाइक टर्म ऐसे टर्म को कहते हैं जिसमें वेरिएबल भी सेम हो एंड रेज़्ड टू द पावर, रेज़्ड टू द सेम पावर, और उसमें वेरिएबल में जो पावर होंगी वो भी सेम हो। इन अलजेब्रिक लाइक टर्म्स ओनली द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कैन वेरी। यानी लाइक टर्म में हम कोफिशिएंट्स को अक्सर देखते हैं। लाइक टर्म कैन बी सिंप्लीफाइड बाय कंबाइनिंग देम। लाइक टर्म को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उनको सोल्व कर सकते हैं बाय कंबाइनिंग देम, उनको एक साथ करके, एक साथ जोड़ के। यू कैन परफॉर्म ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन द लाइक टर्म। उस पर हम लोग जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हैं, यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सब के सब हम लोग लाइक टर्म पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 19x। अब इसमें हम देख रहे हैं जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, x, यहाँ पे क्या वेरिएबल है, x। तो इस पूरी एक्सप्रेशन में हमारे पास वन वेरिएबल है, यानी x है, सेम वेरिएबल है। अगर इसकी हम पावर्स की बात करें तो इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है। तो हमारे पास सेम वेरिएबल हैं और सेम उनकी पावर्स भी हैं। हम कोफिशिएंट को यहाँ पे नहीं देखते लाइक टर्म में। लाइक टर्म में हम वेरिएबल को देखते हैं और उनकी पावर्स को देखते हैं। अगर वेरिएबल सेम हो और उनकी पावर सेम हो तो ये आपस में लाइक टर्म कहलाएंगे। जिस तरह हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन में देख रहे हैं 4w माइनस 10w, तो यहाँ पे हम कोफिशिएंट्स को नहीं देखेंगे, 4 और 10 को नहीं देखेंगे। लाइक टर्म में हम लोग ये क्या देखते हैं, वेरिएबल्स को और उनकी पावर्स को। जैसे यहाँ भी w है, यहाँ भी w है, और इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो ये दोनों हमारे लाइक टर्म होंगे। तो लाइक टर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं,
प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन चारों के चारों ऑपरेशंस कर सकते हैं। 12r माइनस 12r, यहाँ पे r हमारा सेम है, पावर भी सेम है। 32a² प्लस 9a²। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो a है दोनों टर्म्स में, और उनकी जो पावर्स है वो भी सेम है, यानी दोनों पे स्क्वायर है। तो ये हमारा क्या होगा, लाइक टर्म होगा। इस तरह 8y प्लस 5y, तो इसमें हमारे पास लाइक टर्म क्या आ रहा है, y आ रहा है, और उसकी पावर भी सेम है। इस तरह अनलाइक टर्म क्या होता है, वो लाइक टर्म का अपोजिट होता है। अनलाइक टर्म्स आर दोज टर्म्स हुज वेरिएबल एंड देयर एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो अनलाइक टर्म ऐसे टर्म्स को कहा जाता है इसमें जिसमें वेरिएबल चेंज हों या उनके एक्सपोनेंट्स चेंज हों एक दूसरे से। दे कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड बाय कंबाइनिंग देम। इनको हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सोल्व नहीं कर सकते इनको इकट्ठा करके, एक साथ करके। द ऑपरेशन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म ऑन देम टुगेदर। जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन वगैरह के जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं, ऊपर अमल करते हैं, वो इन पर परफॉर्म नहीं होता। कैन नॉट बी परफॉर्म ऑन देम टुगेदर, यानी उन पे एक साथ ये नहीं होता। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 19a। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में क्या है, चेंज हैं। एक्सपोनेंट उन दोनों की 1 है लेकिन वेरिएबल चेंज है। तो हमने जैसे पढ़ा था, या वेरिएबल चेंज हो या उनके एक्सपोनेंट चेंज हो, तो वो हमारा लाइक टर्म नहीं होगा। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं 4w प्लस 10w²। अब यहाँ पे वेरिएबल सेम है लेकिन इनकी पावर्स अलग अलग हैं। तो पावर भी अगर अलग अलग हों, एक्सपोनेंट अलग अलग हों, वेरिएबल सेम हो, तब भी ये अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। इस तरह 12r माइनस 12s, यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स आपस में चेंज हैं। 3a² प्लस 9a³। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे a² है, यहाँ पे a³ है, यानी क्या मतलब कि वेरिएबल तो सेम है लेकिन उनके एक्सपोनेंट चेंज हैं। तो वेरिएबल चेंज हो या एक्सपोनेंट चेंज हो, तो ये हमारे क्या होंगे, अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं 8y प्लस 5, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है ही नहीं, एक है दूसरे में नहीं है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म्स ही कहेंगे। इसके बाद हम लोग काइंड्स या टाइप्स ऑफ टर्म्स देख लेते हैं कि टाइप्स के कितनी किस्में हैं। उसकी हम लोगों ने देखी हैं, दो किस्में हैं, एक लाइक टर्म होती है, एक अनलाइक टर्म होती है। लाइक टर्म क्या होती है, लाइक टर्म ऐसे टर्म्स को कहा जाता है जिसमें वेरिएबल भी सेम हो और साथ साथ उसके एक्सपोनेंट भी सेम हो। वेरिएबल सेम हो तो भी वो होता है, एक्सपोनेंट भी सेम होने चाहिए, तो हमारा क्या बनेगा, लाइक टर्म बनेगा। ओनली न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कैन वेरी, यानी जो उसके कोफिशिएंट जो होंगे, उस वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा वो सिर्फ उससे अलग हो सकता है, मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन वेरिएबल और एक्सपोनेंट जो है वो सेम होने चाहिए। उस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, हम लोग उस पर क्या कर सकते हैं, कैन परफॉर्म, उस पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अनलाइक टर्म क्या होते हैं, उसमें वेरिएबल भी सेम नहीं होंगे, पावर एक्सपोनेंट वो भी अलग अलग हो सकते हैं। अगर फर्ज करें वेरिएबल सेम है, उसकी एक्सपोनेंट अलग होगी, तो इनमें वेरिएबल भी अलग हो सकते हैं, एक्सपोनेंट भी अलग हो सकते हैं। और साथ साथ उस पर जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का, वो भी हम लोग कैन नॉट बी परफॉर्म, उस पर हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कि फ़र्ज़ करें हमारे पास है 2x, ठीक है, इसका हम लोग करना है 19x। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं जो हमारा x, ये इसका जो वेरिएबल है ये हमारा सेम है। इसके अगर हम पावर की बात करें तो दोनों पे पावर भी 1 है, यानी एक्सपोनेंट भी सेम होने चाहिए, पावर भी सेम होने चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो उसके कोफिशिएंट है वो सिर्फ उसका चेंज हो सकता है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका वेरिएबल भी सेम हो और पावर भी सेम हो। जैसे हम लोग कह सकते हैं 4w माइनस 10w। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो वेरिएबल है वो सेम है और उनकी जो पावर है फ़र्ज़ करें 1 है, तो ये दोनों भी सेम है। इस तरह फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ 32a² प्लस
9a²। यानी अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा कोफिशेंट है वो अलग है 32 और 9। जो वेरिएबल है ए और ए सेम है, पावर भी इसकी क्या है, सेम है। यानी आप लोग कोई भी दो टर्म्स ले लें, उसके वेरिएबल और एक्सपोनेंट दोनों सेम हों तो हम लोग कह सकते हैं कि ये लाइक टर्म है। तो उसको आप जमा माइनस ज़रब तकसीम हर चीज़ कर सकते हैं। इसके बाद अनलाइक टर्म पे आ जाते हैं, तो उसमें हम लोग जैसे देखते हैं 2x प्लस 19a। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके जो वेरिएबल हैं वो चेंज हैं, पावर की अभी हम बात नहीं कर रहे, इनके वेरिएबल ही चेंज है तो ये अनलाइक हो गए। फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ 4w प्लस 10w²। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके जो वेरिएबल हैं वो तो सेम है, लेकिन उनके जो एक्सपोनेंट हैं यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये भी हमारा अनलाइक टर्म होगा। हमने अनलाइक में दो चीज़ें देखनी है, वेरिएबल भी देखना है, एक्सपोनेंट भी देखना है। अगर वेरिएबल सेम है तो उसके बाद आप उसका एक्सपोनेंट चेक करें कि वो सेम है या नहीं। अगर वो अलग हैं तो आप लोग अनलाइक टर्म में डाल दें, ये जमा माइनस कुछ नहीं होगा। अगर उसके वेरिएबल भी सेम है और उसकी पावर भी सेम है तो आप लाइक टर्म में करके उसको जमा माइनस ज़रब तकसीम कर सकते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे। तो ये आपके लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन दैट इज मेड अप ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो बने हों किस चीज़ से? वेरिएबल से, कांस्टेंट से, कोफिशिएंट से, और साथ साथ अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी उनमें यूज़ हो। अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज़ नहीं होगा तो वो सिर्फ टर्म कहलाएगा। एक्सप्रेशन के लिए हमें ज़रूरी है कि वो वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट जिसमें साथ साथ हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन भी यूज़ हों, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन बनेगा। एन एक्सप्रेशन कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड वेरिएबल दैट हैज़ वन और मोर ऑपरेटर्स। जिस तरह हमने पढ़ा था कि नंबर, वेरिएबल या कोफिशिएंट के एक साथ लिखने को हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं, लेकिन उसमें ज़रूरी क्या है कि कम से कम एक या एक से ज़्यादा हमारे पास ऑपरेटर्स हों। ऑपरेटर्स से मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशन, यानी प्लस और माइनस के साइन उसमें आए हों। अगर वो नहीं आएंगे तो वो टर्म कहलाया जाएगा, और अगर किसी टर्म में प्लस माइनस का साइन लगा दें तो वो हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है। एन एक्सप्रेशन हैज़ एटलीस्ट वन ऑपरेटर, यानी क्या मतलब कि एक्सप्रेशन में जिस तरह अभी हमने बात की है कि कम से कम एक ऑपरेटर होना चाहिए। एन एक्सप्रेशन इज़ मैथमेटिकल फ्रेज दैट कैन बी सिंप्लीफाइड। या हम लोग इस तरह कह सकते हैं, जो एक्सप्रेशन है मैथमेटिक्स का ऐसा फ्रेज है, ऐसा हिस्सा है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसको सोल्व कर सकते हैं। और एक्सप्रेशन हैज़ नो सॉल्यूशंस, या एक्सप्रेशन ऐसे मैथमेटिकल फ्रेज को कहा जाता है जिसका कोई सॉल्यूशन ना निकला हो, यानी इसको अगर हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और एन एक्सप्रेशन कैन नॉट बी सोल्व्ड, यानी जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ लिया है कि एक्सप्रेशन सोल्व नहीं हुई होती, उसको हम लोगों ने सोल्व करना होता है। तो अनसोल्व्ड क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्रेशन कह सकते हैं। लेट अस कंसिडर एन एक्सप्रेशन 2x प्लस 4y माइनस 9। अब 2x हमारे पास अलग टर्म है, 4y अलग टर्म है, और 9 हमारे पास अलग टर्म है। इसमें 2 जो है इस x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए इसको हम लोग कोफिशिएंट कहेंगे इस 2 को। यहाँ पे 4 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए इस 4 को हम लोग कोफिशिएंट कहेंगे। और जो 9 है हमारे पास, ये हमारा अलग से कांस्टेंट कहलाएगा। ये अब इसमें हम देख रहे हैं कि इस टर्म 2x, इस टर्म 4y और इस टर्म 9, इन तीनों के बीच में हमारे पास दो ऑपरेटर साइन लगे हुए हैं, अरिथमेटिक साइन लगे हुए हैं, यानी प्लस और माइनस का यहाँ पे यूज़ हुआ है। अगर
प्लस और माइनस को हम हटा दें तो ये पूरे का पूरा एक हमारे पास टर्म कहलाएगा। हेयर द पार्ट ऑफ एक्सप्रेशंस आर, यानी इस एक्सप्रेशन में हम लोगों को क्या क्या हिस्से देखते हैं। कोफिशेंट आर 2 एंड 4, यानी इसमें 2 और 4 जो है हमारे पास क्या हैं, कोफिशेंट हैं। कांस्टेंट इज़ 9, इसमें जो 9 का यूज़ हुआ है ये हमारे पास कांस्टेंट है। वेरिएबल्स आर एक्स एंड वाई, इस एक्सप्रेशन में हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल शो हो रहे हैं, एक्स और वाई। टर्म्स आर 2x 4y एंड 9, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें 2x अलग टर्म है, 4y अलग टर्म है और 9 यहाँ पे अलग टर्म है। मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज्ड आर प्लस एंड माइनस, यानी हमारे पास प्लस और माइनस दोनों साइन यहाँ पे यूज हुए हैं। एक्सप्रेशन इज टर्म और कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स एंड ऑपरेटर्स, यानी हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, ऐसा टर्म कहलाएगा जो कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म और एंड ऑपरेटर्स, जो कि कॉम्बिनेशन हो टर्म्स और ऑपरेटर्स का, यानी अलग अलग टर्म्स हम लिख लें और उनके बीच में हम प्लस और माइनस डाल दें तो ये इससे हम लोगों का एक्सप्रेशन बन जाता है। और साथ में ये भी शर्त है कि वो कैन नॉट बी सोल्ड, यानी वो सोल्व ना हुई हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग एक्सप्रेशन कहेंगे। अभी हमने पढ़ा है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हम लोगों ने अभी सीख लिया है कि एक्सप्रेशन क्या होता है। अब यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये चार चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, एक्सप्रेशन। यानी उसमें वेरिएबल भी हो सकता है, उसमें कांस्टेंट भी हो सकता है, उसमें कोफिशिएंट भी हो सकता है और उसमें कम से कम एटलीस्ट वन ऑपरेटर, यानी कम से कम सिर्फ एक ऑपरेटर भी हो तब भी हम लोग उसको एक्सप्रेशन मानते हैं। ऑपरेटर क्या होता है, जैसे हम लोग जमा या माइनस का कोई भी एक सिंबल उसमें यूज़ कर लें तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, वेरिएबल हो सकता है उसमें हो, कांस्टेंट भी सिर्फ हो सकते हैं, कोफिशिएंट भी सिर्फ हो सकते हैं या तीनों भी हो सकते हैं, मतलब जो भी हो उसके बीच में सिर्फ एक ऑपरेटर हो कम से कम, तो हमारा एक्सप्रेशन कहलाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स एंड ऑपरेटर, अभी जो हमने पीछे कांस्टेंट सीखा है, वेरिएबल सीखा है, कोफिशिएंट सीखा है और टर्म सीखा है, ये सब कुछ सिर्फ इसलिए सीखा है कि आपको एक्सप्रेशन बनाना या उसको समझने में आसानी हो। अब टर्म्स हमने सीखा था कि टर्म जो है वो जिसमें वेरिएबल भी हो सकता है, उसमें कांस्टेंट भी हो सकता है, उसमें कोफिशिएंट भी हो सकता है। तो एक जो अगर हम ले लें उसमें कोई भी ऑपरेटर ना हो तो वो टर्म कहलाएगा। जैसे फ़र्ज़ करें मैं लेता हूँ 2x, अब ये हमारा टर्म है, लेकिन अगर इसी के साथ मैं अगर कोई और भी ले लूँ जैसे 4y, ये भी हमारा एक टर्म है। अब ये किस किस चीज़ से बना है, ये वेरिएबल और कांस्टेंट से बना है। वेरिएबल और कांस्टेंट एक जगह हो गए, उससे कोफिशिएंट बना है। अब ये सारा कुछ आपको पीछे से अगर आपने समझा हो तो ये आपको समझने में आसानी होती है। अब टर्म के साथ अगर हम लोग इसमें सिर्फ जमा या माइनस का निशान डाल दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा। यानी दो या दो से ज़्यादा टर्म्स को हम मिलाकर एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। एक्सप्रेशन हैज़ नो सॉल्यूशन और कैन नॉट बी सोल्व्ड, यानी एक्सप्रेशन जो है वो क्या होता है, उसका सॉल्यूशन नहीं मिला होता अभी हमने, या वो क्या होता है, कैन नॉट बी सोल्व्ड, यानी वो हल नहीं होता। जैसे अभी ये जो है 2x + 4y, इसका क्या आंसर है हमें नहीं पता, यानी ये सोल्व नहीं हुआ अभी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन कहलाएगा, क्योंकि इसको अभी सोल्व करना बाकी है। इसके साथ अगर मैं एक और चीज़ भी डाल दूँ -9, तो भी हमारा ये एक एक्सप्रेशन ही कहलाएगा। यानी फ़र्ज़ करें मैं इधर सिर्फ डाल दूँ +z, अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें हम लोगों ने कांस्टेंट भी यूज़ कर लिया, वेरिएबल भी यूज़ कर लिया, कोफिशिएंट्स भी यूज़ कर लिए और बीच में हमारे पास ऑपरेटर्स भी आ गए हैं। तो ये इन ऑपरेटर्स की वजह से ये एक्सप्रेशन बना है। अगर हम सिर्फ z लिख दें तो हमारा वेरिएबल कहलाएगा, अगर हम नो लिख दें तो हमारा कांस्टेंट कहलाएगा, 4y कर लें तो हमारा कोफिशिएंट होगा, 2x भी हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट ही होगा। लेकिन इसको हम लोग जब
एक एक लेते हैं तो ये हमारे टर्म्स कहलाएंगे, लेकिन इसमें हमने ऑपरेटर डाल दिए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 3 ऑपरेटर्स है हमारे पास, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा। यानी इसका अभी सॉल्यूशन हमें नहीं मिला, इसलिए भी इसको हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर सॉल्यूशन मिल जाए तो वो हमारा इक्वेशन होगा, वो आगे हम सीखेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब इसमें हमारे पास कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट हमारे पास कौन कौन से हैं यहाँ पे, 2 एंड 4। ये 2 और ये 4, ये हमारे क्या है, कोफिशिएंट है, क्योंकि इनके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई हुआ है। इसके बाद कांस्टेंट कौन सा हमारा, कांस्टेंट, कांस्टेंट जैसे उर्दू का हम लोग कहते हैं साकिन, यानी वो एक जगह पे सुकून से खड़ा हुआ है, यानी उसमें कोई भी हरकत नहीं हो रही, यानी उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही, तो ये हमारा कांस्टेंट कहलाता है। अब कांस्टेंट कौन सा है यहाँ पे हमारे पास, -9, या हम सिर्फ 9 भी हम कह सकते हैं। वेरिएबल्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स यहाँ पे हमारे पास यूज़ हुए हैं x, y और z, यानी x, y और z, ये हमारे वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पे हम अगर टर्म्स की बात करना है, टर्म्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं, तो टर्म्स जैसे आपको पता है 2x, 4y, 9 और हमारा क्या है, z, यानी ये हमारे क्या क्या शामिल हो गए इसमें, ये सारे हमारे टर्म्स हो गए। और साथ साथ आखिरी चीज़ मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं यहाँ पे हमारे पास, प्लस है और साथ में हमारे पास क्या है, माइनस। यहाँ पे प्लस है तो एक दफ़ा हम लोग लिख चुके हैं। तो ये था हमारा एक्सप्रेशन। चलते हैं इक्वेशन की तरफ। इसके बाद हमारे पास इक्वेशन आता है। इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन आर नंबर सेंटेंस दैट यूज़ द इक्वल साइन। यानी इक्वेशन जो है हमारे पास ऐसा सेंटेंस है, ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें इक्वल का साइन यूज़ हुआ हो। एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट that states that the value of two mathematical expression are equal। जो इक्वेशन है ऐसा स्टेटमेंट है, ऐसा सेंटेंस है, ऐसा हमारे पास जुमला है जिसमें हम लोग ये बताते हैं that the value of two mathematical expressions are equal, यानी जिसमें दो एक्सप्रेशंस को इक्वल किया हो। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इक्वेशन उसको कहते हैं जिसमें हम लोग दो एक्सप्रेशंस को इक्वल करना है, तो वो हमारे पास इक्वेशन कहलाएगा। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वल साइन बिटवीन टू एक्सप्रेशन। यानी इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, इक्वल का साइन यूज़ करते हैं दो एक्सप्रेशन के दरमियान में। व्हेन वी हैव एन इक्वेशन विद एन अननोन वेरिएबल इट इज़ कॉल्ड अलजेब्रिक इक्वेशन। यानी हमारे पास ऐसी एक्सप्रेशन आ जाए, ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसमें हमारे पास कम से कम एक अननोन वेरिएबल भी शामिल हो, तो उसको हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन कहेंगे। इक्वेशन यूजुअली हैज़ वन सॉल्यूशन। इक्वेशन जो होता है उसमें कम से कम एक सॉल्यूशन होता है। एंड इट इज़ लाइक अ बैलेंस्ड स्केल। और ये एक बैलेंस्ड स्केल की तरह होता है। जिस तरह हम तराजू ले लेते हैं और उसकी दोनों साइडें आपस में बराबर होती हैं, यानी एक जैसा वज़न होता है, एक जैसे हमारे पास नंबर्स होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन। इक्वेशन हैज़ एन इक्वल साइन, और उस इक्वेशन में हम लोग इक्वल का साइन ज़रूर यूज़ करते हैं। अ मैथमेटिकल सेंटेंस स्टेटिंग दैट टू एक्सप्रेशन आर इक्वल। ऐसा मैथमेटिकल का जुमला जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि दो एक्सप्रेशन आपस में बराबर हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन। जैसे हम कहते हैं 3x - 7 = 11, यानी हम लोगों को देख रहे हैं कि यहाँ पे 3x - 7 ये एक अलग एक्सप्रेशन है, 11 जो है ये हमारा अलग इक्वेशन है।
तो ये दोनों इक्वेशन क्या हैं, इस इक्वल के साइन के ज़रिए हमें पता चल रहा है कि ये आपस में बराबर हैं। यानी 3x माइनस 7 को जब हम सोल्व करेंगे तो उससे आंसर हमारे पास 11 आएगा, जो कि हमें इस इक्वल के साइन के ज़रिए पता चल रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन कहलाएगा। यानी ये एक अलग एक्सप्रेशन बन गई, ये अलग एक्सप्रेशन बन गई। या हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 7, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये बराबर है किसके, 7 के। तो जब हम लोग यहाँ पे इक्वल का साइन डाल देते हैं तो यह हमारे इस दो एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वेशन बन गई। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी क्या मतलब कि 2x प्लस 3y ये हमारे पास अलग इक्वेशन एक्सप्रेशन है, x प्लस 1 ये अलग एक्सप्रेशन है। इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो ये इसका आंसर हमसे बराबर आएगा। तो जब ये साइन लग गया तो इससे हमारी ये इक्वेशंस बन जाती हैं। अगर ये साइन हटा दें, यहाँ पे प्लस या माइनस लगा दें, तो ये पूरे का पूरा एक ही एक्सप्रेशन कहलाएगा। इसी तरह x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, यानी क्या मतलब कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाता है। जिस तरह इन तमाम एग्जांपल में हमने ये बात देख ली है कि तमाम एक्सप्रेशंस का एक आंसर मौजूद है। जिस तरह 3x माइनस 7 का 11 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का 7 आ रहा है, 2x प्लस 3y का x प्लस 1 आ रहा है, x प्लस 3 का 5 आ रहा है। तो एक्सप्रेशन में आंसर नहीं होता, जवाब हमें मालूम नहीं होता, उसको हम लोगों ने सोल्व करना होता है। और जब उसको हम सोल्व कर लेते हैं और बीच में इक्वल का निशान डाल दें तो उससे इक्वेशन बन जाता है। एन इक्वेशन हैज़ टू एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय एन इक्वल साइन, यानी इक्वेशन ऐसी इक्वेशन क्या होता है, वो क्या करता है, दो एक्सप्रेशन को अलग अलग करता है बाय एन इक्वल साइन, यानी इक्वल का साइन लगा के हम दो एक्सप्रेशन को अलग-अलग लिख दें तो वो हमारा इक्वेशन कहलाएगा। जैसे कि अभी हमने देखा कि इक्वेशन हम लोग किसे कहते हैं, इक्वेशन को हम लोग कह सकते हैं कि नंबर सेंटेंस होता है दैट यूज इक्वल साइन, यानी एक ऐसा सेंटेंस, नंबर सेंटेंस यानी मैथमेटिकल सेंटेंस भी इसको हम कह सकते हैं, जिसमें रियाजी की कोई ऐसे बात हुई हो, हिसाब किताब की कोई बात हुई हो। जैसे मैं कहता हूँ 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब ये हमारी एक नंबर सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हमने नंबरों से बात की है कि दो में अगर 2 जमा कर दिया तो जाए तो वो 4 के बराबर होता है। तो ये एक हमने जुमला बोला, लेकिन मैथ्स का एक जुमला बोला, तो ये नंबर सेंटेंस हो जाता है दैट यूज द इक्वल साइन, यानी वो इक्वल का साइन यूज कर रहा हो तो ये हमारा इक्वेशन कहलाता है। इसके साथ साथ द वैल्यू ऑफ टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यानी जो दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अभी हमने पीछे पढ़ी थी कि उसमें वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट और एक ऑपरेटर भी होना चाहिए। तो इसमें हम दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, आर इक्वल करते हैं, यानी दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेते हैं और उनको आपस में हम कहते हैं कि ये बराबर हैं। जैसे मैं कहता हूँ 2 जमा 2 जो है ये 4 के बराबर है। अब ये एक अलग एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये एक अलग एक्सप्रेशन है। यानी अगर इसको मैं लिख दूँ कि 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 1, तो ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि इससे भी आंसर 4 आएगा और इससे भी आंसर 4 आएगा। तो यानी हमने दो एक्सप्रेशन नहीं, एक्सप्रेशन आपको पता है जो सोल्व ना हुई हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग इक्वेशन क्या करते हैं कि इसमें हमारे पास हैज़ वन सॉल्यूशन, उसमें एक सॉल्यूशन होता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि 2 जमा 2 जो है ये बराबर है 4 के, या मैं कह सकता हूँ 2 जमा 2 जो बराबर है ये 3 जमा 1 के बराबर है। मैंने दो एक्सप्रेशंस लेने, एक्सप्रेशन सोल्व नहीं होती, लेकिन जब उसको हम सोल्व करते तो उसका आंसर हमेशा बराबर ही आता है। इक्वल साइन बिटवीन टू एक्सप्रेशंस, वही बात हो रही है कि दो एक्सप्रेशन के दरमियान में इक्वल का साइन होना चाहिए। जैसे फर्ज करें मैं कहता हूँ 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 11, यानी 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 11। अभी हमने एक मैथ्स का जुमला बोला है, नंबर सेंटेंस बोला है, इसमें इक्वल का साइन भी है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसका आंसर 11 है, ये भी एक एक्सप्रेशन हो सकता है। या हम लोग कह सकते हैं कि ये इसका
कम से कम हमारे पास हैज़ वन सॉल्यूशन, उसका एक सॉल्यूशन हमारे पास आया हुआ है, यानी ये बराबर है इसके, यानी इसको मैं अगर सोल्व करना चाहूँ तो ये इसके बराबर आ सकता है। या फर्ज करें अगर मैं कहूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 4, चलें हम कर लेते हैं। तो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक एक्सप्रेशन है और ये इसका सॉल्यूशन है, यानी एक सॉल्यूशन आ गई, एक एक्सप्रेशन आ गई। इसके बीच में अगर इक्वल का साइन आ जाए, जहाँ भी आपको मैथ्स का कोई भी आपको एक्सप्रेशन मिल जाए और उसके बीच में इक्वल का साइन आपको नज़र आ जाए, तो आप डायरेक्ट कह दें कि वो इक्वेशन है। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन आपको ना नज़र आए, जैसे मैं कहता हूँ 3x प्लस वाई, अब यहाँ पे आपको इक्वल का साइन नहीं नज़र आया, लेकिन यहाँ पे आपको कोफिशिएंट भी नज़र आ रहा है, वेरिएबल भी नज़र आ रहा है और साथ में एक ऑपरेटर भी नज़र आ रहा है, तो ये आप कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन है। लेकिन जैसे ही मैं इसके साथ इक्वल फर्ज करें 5 डाल देता हूँ, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन बन गई। इक्वेशन जैसे नाम से ही जाहिर है, इक्वल, यानी ये दो चीज़ों को आपस में बराबर कर रहा है। तो ये हमारे पास इक्वल का साइन आ जाए तो ये हमारा इक्वेशन कहलाएगा। इसके बाद ये कह रहा है इट्स लाइक अ बैलेंस स्केल। बैलेंस्ड स्केल क्या होता है, जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास एक तराजू है, उसके दो पलड़े हैं, तो आपस में क्या है, बराबर हैं, यानी एक तरफ भी अगर हम वज़न डाल लें, दूसरी तरफ भी वज़न डाल लें, तो ये आपस में क्या है, बराबर है, यानी ना कोई ऊपर है ना नीचे है, दोनों का जो लेवल है वो सेम है, यानी एक जैसे हैं। ये क्योंकि बराबर है तो दोनों का वज़न एक जैसा होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि 1 किलो टमाटर मैं अगर डाल रहा हूँ तो एक तरफ 1 किलो प्याज डाल लूँ, तो दोनों 1 किलो हैं, तो दोनों का जो बैलेंस होगा वो बराबर ही होगा। तो इस तरह इक्वेशन भी हमारी, हम कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 4, या मैं कहता हूँ कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई, लेकिन दोनों क्या हैं, सोल्व नहीं हैं। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो दोनों का जवाब सेम आएगा, तो ये हमारा बराबर है। तो जब भी आप देख रहे हैं कि दो एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वल है, या एक एक्सप्रेशन और एक सॉल्यूशन के बीच में इक्वल का निशान है, या फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि दो ऐसे सवाल दो ऐसे सवाल हैं जिसके बीच में इक्वल का साइन आ जाए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इनइक्वलिटी। जिस तरह हम लोगों ने नाम देख रहे हैं इनइक्वलिटी, यानी ये बराबर नहीं होता। इन एन इनइक्वलिटी इज़ एन मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू एक्सप्रेशन that is represented by using one of the following symbols। यानी इनइक्वलिटी वो मैथमेटिकल रिलेशन होता है बिटवीन टू एक्सप्रेशन, यानी दो एक्सप्रेशन के दरमियान ऐसे ताल्लुक़ को कहा जाता है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल, जिसमें हम लोग ये जो हमें सिंबल्स दिए गए हैं इनमें से कोई एक यूज़ हुआ हो, तो वो इनइक्वल कहलाएगा। यानी लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, या नॉट इक्वल टू। ये 1 2 3 4 5, ये जो 5 हम लोग निशान देख रहे हैं, इन पाँचों में से कोई एक भी यूज़ हुआ हो तो वो इनइक्वलिटी कहलाएगा। इक्वलिटी में इक्वल का साइन होता है, इनइक्वलिटी में 5 ये वाले जो साइन आपको नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5, तो ये 5 साइन यूज़ होते हैं। इन एन इक्वलिटी दैट द टू एक्सप्रेशन आर नॉट नेसेसरली इक्वल, यानी इनइक्वलिटी में क्या होता है, दो एक्सप्रेशन का ज़रूरी नहीं कि वो बराबर हों। इन इक्वलिटी लाइक एन अनबैलेंस स्केल विच हैज़ मल्टीपल सोल्यूशन। इनइक्वलिटी जो होता है वो अनबैलेंस्ड स्केल की तरह होता है, यानी जिसमें एक साइड ज़्यादा होती है एक साइड कम होती है, या वो आपस में बराबर नहीं होते। तो ऐसे अनबैलेंस्ड स्केल को या ऐसी अनबैलेंस्ड एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे, इनइक्वलिटी कहेंगे। इसके मल्टीपल सॉल्यूशन निकल सकते हैं। इनइक्वलिटी इज़ अ मैथमेटिकल सेंटेंस शोइंग दैट वन एक्सप्रेशन इज़ नॉट इक्वल टू एन अदर। यानी इनइक्वलिटी क्या होता है, ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है मैथमेटिकली जो शो करता है एक एक्सप्रेशन को जो बराबर नहीं होगी
टू एन अदर, यानी दूसरी एक्सप्रेशन के साथ वो बराबर नहीं होगी, या उससे बड़ी होगी या उससे छोटी होगी या उसके बराबर नहीं होगी। जिस तरह हम लोग देख रहे हैं 5 माइनस 2x लेस देन आर इक्वल टू 7, यानी क्या मतलब कि जो हमारे पास 5 माइनस 2x ये जो एक एक्सप्रेशन है, या तो ये छोटी होगी किससे 7 से, या बराबर होगी 7 के। यानी जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इससे हमारे पास या तो 7 आ जाएगा या 7 से कम का आंसर आ जाएगा, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। x लेस देन 7, यानी इस x के जो जो आंसर आएगा इसमें बहुत से, जिस तरह हमने पढ़ा है विच हैज़ मल्टीपल सोल्यूशन, यानी यहाँ पे हम लोग फ़र्ज़ करें 6 लगा दें, 5 लगा दें, 4 लगा दें, 3 लगा दें, इस x की हमें वैल्यू अभी नहीं पता कि यहाँ पे क्या आएगा। बस हम लोग ये सिर्फ देख रहे हैं कि x जो है 7 से छोटे हिस्से को कहते हैं। y ओवर 5 ग्रेटर देन 3 माइनस 8, यानी क्या मतलब कि हम लोग 3 माइनस 8 करना, इससे जो आंसर आएगा वो छोटा होगा y ओवर 5 से, या y ओवर 5 का जो आंसर आएगा वो बड़ा होगा 3 माइनस 8 से। यानी इसको जब हम सोल्व करते हैं तो या तो ये 3 माइनस 8 से जो आंसर आएगा वो इससे भी आएगा, यानी इस y की जगह पे ऐसी वैल्यू लगेगी जिसको 5 पे डिवाइड करना है तो वो 3 माइनस 8 के आंसर के बराबर आ जाए, सॉरी उससे बड़ा आ जाए, तो वो हमारा क्या होगा, इनइक्वलिटी होता है। अब हमने सीखा है इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी क्या होता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं अपनी रियल लाइफ में कि कोई चीज़ बराबर नहीं होती, यानी सब कुछ एक जैसा नहीं होता। जैसे फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि शाज़ेन जो है शफ़ात से बड़ा है, यानी एक बच्चा हमने ले लिया वो बड़ा है, दूसरा बच्चा छोटा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन का तो हम लोग साइन नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। या मैं कहता हूँ कि शारेज़ जो है शफ़ात से छोटा है, शाज़ेन शफ़ात से बड़ा है। अब एक बड़ा हो रहा है एक छोटा हो रहा है। या मैं कह दूँ कि फ़र्ज़ करें अरीज और शाज़ेन ये इक्वल नहीं है, क्योंकि एक लड़का है एक लड़की है, ये बराबर नहीं है। दोनों अगर लड़के होते मैं कह देता चलो बराबर तो हैं, अब एक छोटा हो सकता है एक बड़ा हो सकता है। तो इस तरह हमारे पास इनइक्वलिटी का एक ऑप्शन बच जाता है कि इनइक्वलिटी हम लोग यहाँ पे हम इनइक्वलिटी को यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी चीज़ को छोटा या बड़ा या किसी को हम बराबर नहीं है के लिए लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, या कोई हम कह सकते हैं कि हो सकता है ये छोटा हो या हो सकता है ये बराबर हो, तो उसके लिए हम लेस देन और इक्वल टू, या हम कह सकते हैं कि हो सकता है ये इससे थोड़ा सा बड़ा हो या इसके बराबर हो, तो उसके लिए हम ग्रेटर देन और इक्वल टू, या हम कहते हैं कि नहीं ये इससे छोटा ही है, लेस देन। अगर हम कहते हैं नहीं ये बड़ा है, ग्रेटर देन। अगर मैं कह दूं कि ये दोनों बराबर नहीं है तो इक्वल। तो हम लोग ये 5 जो हमारे पास सिंबल्स हैं इनको हम ज़्यादातर इनइक्वलिटीज़ में यूज़ करते हैं। अब इनइक्वलिटी का हम लोग क्या कैसे किस तरह शो कर सकते हैं, टू एक्सप्रेशन और नॉट इक्वल, दो एक्सप्रेशन हमने ले ली वो बराबर नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ 2 + 2 इज़ नॉट इक्वल टू 5, ठीक है, दो एक्सप्रेशन मैंने ले ली वो बराबर नहीं आ रही। इट हैज़ मल्टीपल सोल्यूशन, जैसे मैं कह सकता हूँ कि 2x + 3 ग्रेटर देन फ़र्ज़ करें 5x, ठीक है। मैं कोई एक एक्सप्रेशन ले ली वो मैंने लिख दी कि 2x + 3 ग्रेटर देन 5x, यानी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 2x + 3, दूसरी एक्सप्रेशन है 5x। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 2x + 3 है ये बड़ी है 5x से, तो बड़ी है के लिए मैंने सिंबल लगा दिया ग्रेटर देन का। या मैं कह सकता हूँ कि फ़र्ज़ करें 5 माइनस 2x लेस देन और इक्वल टू 7, यानी मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, मैं कहता हूँ कि अगर 5 माइनस 2x को मैं सोल्व करूँ तो हो सकता है वो इससे छोटा आ जाए या हो सकता है इसके बराबर आ जाए, क्योंकि मुझे सही से नहीं मालूम कि इसका क्या आंसर आएगा। तो इसके लिए मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ स्मॉलर देन और इक्वल टू, स्मॉलर देन और इक्वल टू 7, यानी हो सकता है कि वो 7 के बराबर आ जाए, यानी जब मैं इसको सोल्व करूँ तो हो सकता है 7 पूरा पूरा आ जाए, या मैं कह दूँ हो सकता है 6.5 आ जाए, 6 आ जाए, 5.5 आ जाए, 5.3 आ जाए, यानी कोई ऐसा हिंसा आ जाए जो 7 से छोटा ही हो सकता है।
इसके बाद फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि x लेस देन 7, यानी अब मेरे पास एक वो आ गया है कि ऑप्शन, मैं कहता हूँ कि जो x में हम लोग एक नंबर डालते हैं वो 7 से छोटा हो सकता है। अब जैसे यहाँ हमने पढ़ा इट हैज़ मल्टीपल सॉल्यूशन। मल्टीपल सॉल्यूशन से क्या मतलब, अब मुझे ये पता है कि 7 से छोटा 6.9 भी हो सकता है, ठीक है, 6.8 भी हो सकता है, 6.85 भी हो सकता है, 6.7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 5.1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 4.9 भी हो सकता है, 3.2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 7 से तो छोटा ही है ना, तो इसके मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं, यानी एक सी जगह मैं कुछ भी लगा सकता हूँ। इट्स लाइक अनबैलेंस्ड स्केल। जैसे मैं कहता हूँ कि एक हमने ले लिया, एक बच्चा ले लिया, वो बड़ा है, एक बच्चा छोटा है, छोटा बड़ा हो गया तो उनका वज़न भी कम ज़्यादा हो सकता है। तो एक पलड़ा भारी होगा, एक पलड़ा हल्का होगा, तो जो भारी होगा वो नीचे हो जाएगा, जो हल्का होगा वो ऊपर हो जाएगा। तो अनबैलेंस्ड हो गया, उसका जो वज़न है वो बराबर नहीं आ रहा, तो इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि अनबैलेंस्ड स्केल हो सकता है। तो ये हम लोग इनइक्वालिटी के इसलिए यूज़ करते हैं कि दुनिया में हर चीज़ बराबर नहीं होती। कुछ चीज़ें बराबर हो सकती हैं लेकिन हर चीज़ बराबर नहीं होती। जो चीज़ें बराबर नहीं होती उनके लिए हम लोग इनइक्वालिटी को यूज़ करते हैं। तो इनइक्वालिटी में आप लोग ये याद रखें कि ये जो 5 हमारे पास सिंबल्स हैं, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, ये 5 जो हमारे पास सिंबल्स हैं ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं इनइक्वालिटी में। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बहुत से टॉपिक्स को कवर किया है। तो उम्मीद करते हैं आज के आपको इन टॉपिक से, इन पॉइंट्स की समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट या टॉपिक की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम के ग्रुप में आप लोग पूछ सकते हैं। हमारे चैनल लर्न मैथ्स एंड फन को सब्सक्राइब करना है और हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। आपके हमारे वीडियो को लाइक करके, कमेंट और शेयर करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं कोशिश करता हूँ कि अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा अच्छी बनाऊँ, ताकि आप लोगों को और भी बहुत कुछ डिटेल से सीखने को मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।